हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन केमिस्ट्री क्लासेस। केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर वापस से एक बार सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत वेलकम है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डायमेंशंस एंड एरर। मैंने आपको बताया था कि मैं डायमेंशन और एरर को एक साथ पढ़ाऊंगा। तो आइए लेट्स नाउ स्टार्ट बिगिंस न्यू डायमेंशन के साथ। कैसे हैं बच्चे हो? अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सम इम्पोर्टेंट डायमेंशंस, कि हमें कुछ डायमेंशंस ऐसी होती हैं जिनके बारे में नहीं पता होता, या कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं उन डायमेंशंस को रट लेंगे, पर लेकिन आपको वो रटना नहीं है, आपको निकालना आना चाहिए। तो उन डायमेंशन को हम लेके चलना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला सम इम्पोर्टेंट डायमेंशन में आपकी आई, आप बोले यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। बहुत अच्छी है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अगर हम देखें यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है, तो मैंने मोल कॉन्सेप्ट के अंदर भी पढ़ा है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा ये आएगा कहाँ से? तो मैं आपको बता दूं, ये आएगा आइडियल गैस इक्वेशन से। यानी कि ये जो निकल के आएगा ये आएगा आइडियल गैस इक्वेशन। और आइडियल गैस इक्वेशन वी नो दैट कि PV इज इक्वल टू nRT। PV इज इक्वल टू nRT। इस तरीके से आपको निकालना है। ये रहा आपका फॉर्मूला PV इज इक्वल टू nRT। तो इसमें सबसे पहले जो आपका रिलेशन दिया है ये PV इज इक्वल टू nRT, क्या मैं इससे R निकालने की कोशिश करूं? तो इससे R निकालने की कोशिश करेंगे। R इज इक्वल टू PV अपॉन NT। PV अपॉन NT, वेयर P इज प्रेशर ऑफ द गैस, V इज वॉल्यूम ऑफ द गैसेज एंड नंबर ऑफ मोल्स, T फॉर टेम्परेचर। तो अब यहाँ पे हम सबकी डायमेंशन रखना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले प्रेशर की डायमेंशन। प्रेशर की डायमेंशन अगर किसी भी स्टूडेंट को ना पता हो तो वो निकाल सकता है, होती है ml-1 T-2। मैं आपको दिखा भी दूं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स की डायमेंशन कितना होता है? ml-T-2। अब एरिया कितना होता है? एरिया L²। L से L कैंसिल, तो डायमेंशन कितनी आ गई? ml-1 T-2। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रेशर की जगह कितना आ जाएगा? ml-1 T-2। वॉल्यूम की डायमेंशन कितनी होती है? L3। नंबर ऑफ मोल्स को मोल ही लिखते हैं बेटा, मोल की डायमेंशन को हम मोल से ही रिप्रेजेंट करते हैं, मोल। और टेम्परेचर को हम क्या लिखते हैं? टेम्परेचर की डायमेंशन क्या होती है? टेम्परेचर को हम K से, यानी कि या तो हम K से रिप्रेजेंट कर दें या इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर दें। क्लियर? इस बात का ध्यान रखना है। तो यही इसको सॉल्व करते हैं। तो R इज इक्वल टू प्रेशर की डायमेंशन ml-1 T-2, इधर वॉल्यूम की डायमेंशन L3। तो ये L3 तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो कितना बचेगा? ml2। कितना बचेगा? एक पावर से कैंसिल हो जाएगी, तो कितना? ml2 T-2। अब ये मोल नीचे प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो मोल इनवर्स थीटा इनवर्स। यानी कि ये डायमेंशन हो जाएगी किसकी? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की। यानी कि R इज इक्वल टू ml2 T-2 मोल इनवर्स थीटा इनवर्स। यानी कि थीटा मतलब ये एंगल नहीं है बेटा, ये हमारा टेम्परेचर है, और टेम्परेचर को भी हम थीटा से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये करेक्ट डायमेंशन आ जाएगी आपकी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और मैं आपको बताऊं कि ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 2014 के अंदर नीट यूजी के एग्जाम के अंदर भी पूछा गया था। तो आगे चलते हैं, तो समझ में आ गया। नंबर सेकंड डायमेंशन लेने वाले हैं हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसके अंदर जो हम डायमेंशन लेंगे वो लेंगे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल के लिए तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, न्यूटन ग्रेविटेशन वाला। F इज इक्वल टू आप जानते हैं 9th क्लास में भी G(m1m2) अपॉन r²। ये चैप्टर आप पढ़ोगे, आपका चैप्टर नंबर 8 है बेटा। फिजिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है ना क्लास 11th का, उसका चैप्टर नंबर 8 है ग्रेविटेशन। उसमें आप इतना अच्छे से ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, शायद आप जब लास्ट में ग्रेविटेशन के पहुंचोगे पढ़ते पढ़ते आप कैपलर्स के लॉ भूल जाओगे। आपने कैपलर्स के लॉ भी पढ़ोगे, एस्केप वेलोसिटी भी पढ़ोगे, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाई ग्रेविटी भी पढ़ोगे, डेप्थ में जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ोगे, हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ोगे। तो ये चैप्टर ही बहुत अच्छा है,
आप देखना मजा आएगा। तो F इजिकल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यानी कि मुझे किसकी डायमेंशन निकालनी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। अब या तो मुझे इसकी याद नहीं रह सकती, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आर स्क्वायर इसके पास जाएगा तो क्या बनेगा, एफ आर स्क्वायर इजिकल टू जी m1 m2। क्लियर। यहां से मैं जी निकालने की कोशिश करूंगा तो जी इजिकल टू एफ आर स्क्वायर m1 m2, जी इजिकल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। बिल्कुल गुड बेटा। फोर्स की डायमेंशन आप जानते हो कितना होता है, mlt-2। डिस्टेंस का कितना होता है, l स्क्वायर। मास की डायमेंशन कितना होता है, m, और m2 की भी डायमेंशन कितना होगा, m। तो नीचे m स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा। बहुत स्मार्ट बच्चे हैं आप। तो mlt-2 इधर बेटा l स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, m स्क्वायर। एक स्क्वायर से m कैंसिल आउट हो गया तो नीचे एक m बचा और वो ऊपर जाके माइनस में। तो g इजिकल टू कितना हो जाएगा, m-1। l की पावर 2 l की पावर 1 दोनों प्लस में है तो l की पावर 3 हो जाएगा, t-2 इज द करेक्ट डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। इज द करेक्ट डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बुराई है क्या निकालने में बेटा, क्या आपके टीचर ने ऐसी डायमेंशन नहीं बताई? बेटा ये डायमेंशंस होती हैं और ये बहुत अच्छी डायमेंशंस होती है, इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं होती, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी तो आप बेसिक आइडिया से सब निकाल सकते हैं। यूनिवर्सल गॉस कांस्टेंट की कितनी आ गई, आर इजिकल टू ml2t-2 मॉल इनवर्स थीटा इनवर्स यानी कि केल्विन इनवर्स। अगर बच्चे हैं थीटा से कंफ्यूज हो तो मैं आपको बता दूं, यहाँ आप केल्विन भी लिख लेना, के भी लिख दोगे तो आपसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सीधा मैंने फॉर्मूले को सिंप्लीफाई किया। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की m-1 l3t-2। क्या आप इस तरह की डायमेंशंस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले विस्कोसिटी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे विस्कोसिटी कांस्टेंट। अब ये क्या होता है, ये क्या नई बला आ गई? बच्चे सोच रहे हैं कि सर आप कहाँ से ला रहे हो? बेटा सारी होती हैं, गारंटी बता रहा हूँ। जो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स है ना क्लास 11th का, सोचोगे कभी कभी कुछ क्लास 12th का भी बता दिया करो। जब आप क्लास 11th में अपना 12th चैप्टर पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स, तो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर एक आती है बर्नौली थ्योरम, और बर्नौली थ्योरम के अंदर ये चीज पढ़ाई जाती है विस्कस, क्योंकि वहाँ फ्लूइड के अंदर एक फोर्स लगता है सरफेस की वजह से जिसे बोलते हैं विस्कस फोर्स, जिसका फॉर्मूला मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास फॉर्मूला होगा विस्कस फोर्स का। तो विस्कस फोर्स में लिखना है F इजिकल टू 6 पाई ईटा RV, 6 पाई ईटा RV, यानी कि F इजिकल टू 6 पाई ईटा RV। तो ये तो आपको कह दोगे कि सर ये वाला फोर्स जो है ये कौन सा फोर्स है, विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स का जो फॉर्मूला होता है F इजिकल टू 6 पाई ईटा RV, वेयर ईटा इज विस्कोसिटी कांस्टेंट, वेयर ईटा इज विस्कोसिटी कांस्टेंट। ये होता है विस्कोसिटी कांस्टेंट, वेयर ईटा इज विस्कोसिटी कांस्टेंट, वेयर ईटा इज बेटा क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी कांस्टेंट। बेटा स्पीड ज्यादा तेज तो नहीं लग रही, अब थोड़ा थोड़ा स्पीड हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। सेकंड चैप्टर पे आ चुके हैं विस्कोसिटी कांस्टेंट। तो विस्कोसिटी कांस्टेंट के लिए निकालेंगे हम यहाँ पे F इजिकल टू 6 पाई ईटा RV। तो मुझे ईटा की डायमेंशन निकालनी है तो ईटा बाहर निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, F अपॉन 6 पाई RV, 6 पाई RV। बहुत अच्छे स्टूडेंट। अभी एकदम तुरंत एक स्टूडेंट ने कहा कि देखो सर जो 6 पाई होता है वो कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, कांस्टेंट की कोई भी डायमेंशन नहीं होती। क्लियर। अब कांस्टेंट की कोई भी डायमेंशन नहीं होती तो इसको हम छोड़ सकते हैं। तो फॉर्मूला हमारे सामने कितना हो जाएगा, ईटा इजिकल टू F अपॉन RV। अब यहाँ पे देखिए ईटा, फोर्स की डायमेंशन कितना है, फोर्स की डायमेंशन होती है ml-2, ml-2। डिस्टेंस की डायमेंशन l होती है, और v जो है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। v क्या बेटा, वॉल्यूम नहीं है, वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। यानी कि यहाँ पे आ गया lt-1। तो l से एक l कैंसिल हो गया, l से l कैंसिल हो जाएगा तो नीचे क्या बचेगा, ईटा इज इक्वल टू आपके पास बचा mt-2 अपॉन कितना बचा, lt-1। अब ये -1 है, ऊपर चला जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो एक पावर तो यहाँ भी कैंसिल हो जाएगी। तो ये बन गया ईटा इज इक्वल टू ml-1t-1। कितना करेक्ट डायमेंशन आया ईटा का, ml-1 t-1।
दैट्स क्लियर। तो विस्कस कांस्टेंट की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, ml - 1 t - 1। कुछ नहीं किया, बस ईटा को बाहर निकाला बेटा, इसे ईटा बोलते हैं, ETA ईटा। ईटा इज है वेयर ईटा इज विस्कोसिटी कांस्टेंट। तो मैंने बाहर निकाला F अपॉन 6 पाई RV, 6 पाई कांस्टेंट, F अपॉन RV वेयर R इज डिस्टेंस, मतलब जो रेडियस होती है, यानी कि जो पाइप आप लोगे ना जिसके अंदर फ्लूइड फ्लो कराओगे उसकी रेडियस होती है v, जो होती है जिस वेलोसिटी से पानी उसके अंदर या फ्लूइड बहता है वो वेलोसिटी होती है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे F की जगह फोर्स की डायमेंशन ml t - 2, R की जगह डिस्टेंस L, क्योंकि मीटर में मेजर कल से ही कहते आ रहा हूं, और वेलोसिटी L t - 1। एक L से L कट गया तो ऊपर तो कोई भी L नहीं बचा, बस नीचे बचा ईटा इज इक्वल टू mt - 2 अपॉन L t - 1। अब L को ऊपर ले गया तो ईटा इज इक्वल टू ml - 1 t - 1। इट इज द करेक्ट डायमेंशन। ठीक है, आप इसको बेटा सबसे पहले नोट कीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। तो बेटा हम फिर कुछ अपनी न्यू डायमेंशन के साथ दोबारा स्टार्ट करते हैं, कुछ नया डायमेंशन और करते हैं। तो सबसे पहले अब मैं डायमेंशन करना चाहता हूँ सबसे पहले स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ स्ट्रेस इज इक्वल टू F अपॉन A। तो यानी कि फोर्स की डायमेंशन कितना होता है, ml t - 2, बिल्कुल, और एरिया की डायमेंशन L², तो L से L कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो गया ml - 1 t - 2, ml - 1 t - 2। ये बात समझ में आ गई कि ml - 1 t - 2। तो ये देखा कि ऐसी डायमेंशन तो मेरी प्रेशर की भी थी, तो इसका मतलब स्ट्रेस, एक तो स्ट्रेस और एक आपका प्रेशर, एक स्ट्रेस, तो स्ट्रेस पे तो प्रेशर ही मानते हैं हम। तो दोनों की जो है डायमेंशन क्या है, डायमेंशन सेम है, दोनों की जो डायमेंशन है वो डायमेंशन सेम है, और उन डायमेंशन की वैल्यू है ml - 1 t - 2। ठीक है ना, ये डायमेंशन होती है स्ट्रेस और स्ट्रेन की। इस तरह से अपनी फिजिकल क्वांटिटी स्ट्रेस की भी डायमेंशन आप निकाल सकते हैं। नंबर सेकंड, स्ट्रेस आपको पता चल गया, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन, अब पहले मैं आपको बताऊँ स्ट्रेन क्या होता है। जैसे यहाँ आप एक स्प्रिंग देखिए, ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है ना। अब इस यहाँ पे मैंने माना इस स्प्रिंग की जो है लेंथ L है, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, इसको पकड़ के खींचना शुरू कर दिया। तो मैंने देखा जब इसको मैंने पकड़ के खींचना शुरू कर दिया तो इसकी पोजीशन चेंज हो गई, इसकी पोजीशन क्या हो गई, चेंज। तो जैसे ही पोजीशन चेंज हुई तो इसकी जो लेंथ हो गई वो मैंने L2 मान ली। कितना मान लिया, L2। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, L1। अब दोनों के अंदर चेंज कितना आ गया। अब मुझे चेंज का कैसे पता चलेगा, तो सपोज करो मैंने यहाँ कंपैरिजन करके देखा कि यहाँ से यहाँ तक की दोनों की लेंथ सेम है, इतना इंक्रीज हो गया। तो ये कितना इंक्रीज हुआ, तो मैं इसको ये नहीं लिख सकता डेल्टा L इज इक्वल टू L2 - L1, बिल्कुल लिख सकता हूँ, यानी कि इंक्रीजमेंट हुआ ना। यानी कि ये जो डेल्टा L है क्या रिप्रेजेंट करता है, इंक्रीजमेंट ऑफ द लेंथ, ठीक है ना। तो वो ये कहता है कि जो आपका इन लेंथ के अंदर हुआ इंक्रीजमेंट है और ओरिजिनल लेंथ का जो रेशो होता है उसको हम स्ट्रेन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रेन। यानी कि आपने किसी स्प्रिंग को खींचा, खींचने के बाद उसकी लेंथ के अंदर जो जितना चेंज हुआ होगा वो और ओरिजिनल लेंथ दोनों का रेशो ले दीजिए, यानी कि फॉर्मूला बन जाएगा स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, लेंथ के अंदर आने वाला चेंज डेल्टा L अपॉन ओरिजिनल लेंथ, अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ को क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। अब मुझे ये बताइए लेंथ के अंदर कितना चेंज आया, डेल्टा L, लेंथ के अंदर कितना चेंज आया, डेल्टा L अपॉन ओरिजिनल लेंथ L, यानी कि लेंथ के अंदर कितना चेंज आया, डेल्टा L, और ये लेंथ कितना आ गया, L। तो इसका मतलब डेल्टा L अपॉन L। अब जो यानी कि चेंज इन लेंथ भी तो किस में लिखी जाएगी, लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, चाहे चेंज आए या ओरिजिनल हो, उसे तो बिल्कुल मीटर में ही करेंगे, और मीटर के लिए तो L यूज करेंगे यहाँ पे, और ये भी L, तो L से L क्या हो गया, कैंसिल। तो या तो आपको यहाँ पे ये दे सकता है L 0, किसी की पावर 0 होने का मतलब ये भी होता है कि ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, या आप लिख सकते हैं कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्या लिख देंगे बेटा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इसको जो बोलेंगे हम बोल सकते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसी को जो हम बोलेंगे वो हमारा जो होता है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है।
तो समझ में आ गया। या तो आप उसी क्वांटिटी, जैसे L है, L का यूज किया, अगर L की पावर 0 यानी कि किसी भी क्वांटिटी के अंदर जो अगर हमने पावर को 0 कर दिया तो उसका मतलब भी बेटा यही होता है कि वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। या हम उसको लिख सकते हैं कि इट इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, मतलब स्ट्रेन इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब नंबर 3 पे एक और अच्छी सी डायमेंशन करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। बोलोगे सर ये कहाँ से ला रहे हो आप, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आपको पूरी फिजिक्स की जो है फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन पढ़नी पड़ती है चैप्टर वाइज। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। अब कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है हमारा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। बस ये फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी में स्ट्रेस की डायमेंशन कितना आया, स्ट्रेस की डायमेंशन आया ml-1t-2। स्ट्रेन की डायमेंशन कितनी है, स्ट्रेन की डायमेंशन है L0, मतलब डायमेंशनलेस, इसका कोई भी डायमेंशन का मीनिंग नहीं है। तो यानी कि फाइनली डायमेंशन कितनी निकल के आ गई, फाइनली डायमेंशन आ गई ml-1t-2। मतलब अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की बात करूं तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की जो डायमेंशन होती है वो किसके इक्वल होती है, ml-1t-2, ml-1t-2। मतलब इस वाले ग्रुप में एक चीज और ऐड कर सकते हैं, क्या, किन किन का ग्रुप बन गया, एक तो बन गया स्ट्रेस का, एक तो बन गया आपका स्ट्रेस का, स्ट्रेस के साथ साथ एक आपका हो गया प्रेशर, एक आपका हो गया प्रेशर, और प्रेशर के बाद हो गया कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। क्या आ जाएगा बेटा, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। इन तीनों के तीनों की जो डायमेंशन होती है वो कैसी होती है, सेम। बेटा इनके ग्रुप में साथ साथ बनाते चल रहा हूं क्योंकि ग्रुप में डायमेंशन बहुत पूछी जाती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन, कि इसमें से कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी सेम डायमेंशन रखती हैं। तो स्ट्रेस, प्रेशर और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ध्यान से समझना बेटा, स्ट्रेस, प्रेशर एंड कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी सेम डायमेंशन रखती हैं, जो वैल्यू होती है ml-1t-2। तो नंबर 1 पे स्ट्रेस हो गया, नंबर 2 पे प्रेशर हो गया, और नंबर 3 पे कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। इन पे जो आता है वो कितना आता है, ml-1t-2। दैट्स क्लियर। उसके बाद हो गया नंबर 4, यहां पे रेडियस ऑफ गायरेशन। एक ये नई चीज है आपको, ये आपको मैं बताऊंगा, ये बस आपको याद रखना है, रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, यानी कि रेडियस ऑफ गायरेशन को हम GR से रिप्रेजेंट करते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन को हम GR से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि GR से रिप्रेजेंट करने का मतलब यहां पे जो होता है, एक चीज आपको देखनी है कि रेडियस ऑफ गायरेशन, यानी कि जो हम लिखेंगे यहां पे GR इज इक्वल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर को हम जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। यानी कि GR इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, L का स्क्वायर, यानी कि इसकी डायमेंशन कितनी होती है, L2 डायमेंशन होती है बेटा। कितनी डायमेंशन आ जाएगी इसकी, L2 डायमेंशन आ जाएगी। इसको सबसे पहले आप नोट कीजिएगा बेटा। तो बेटा अब हम नेक्स्ट डायमेंशन लेकर के आ रहे हैं आपके सामने दोबारा से एक बार फिर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है मैं आपको बताऊं, ये आप रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे कि कोई भी चीज़ कैसे, कि आप देखो कोई भी ये एक्सिस होती है, ठीक है ना। अब इस एक्सिस के सराउंड कोई भी चीज़ इस तरह से मोशन करती रहती है, इस तरह से मोशन करती रहती है, तो यानी कि वो इस तरह से जो मूव करती है, इस तरह के मोशन को जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। क्या बोलते हैं हम इसको, रोटेशनल। यानी कि ऐसे मोशन को जो बोलेंगे हम रोटेशनल बोलेंगे। तो रोटेशनल मूवमेंट के, जब ये रोटेशनल मूवमेंट यानी कि गोल गोल घूमती है, यानी कि जब रोटेशनल मूवमेंट होता है वो अपनी एक्सिस पे होता है। जैसे अर्थ है ना, अर्थ रोटेशन करती है तो हम उसे मूविंग क्यों नहीं बोलते, हम उसे सर्कुलेशन क्यों नहीं बोलते, हम उसे रोटेशन की, अर्थ रोटेट कर रही है। तो इसका मतलब है अर्थ जो है अपनी एक्सिस के अलोंग इस तरह से मूव कर रही है, ऐसे डायरेक्शन होती हुई शो दिखाई देगी आपको।
ठीक है ना, मतलब अपनी एक्सिस पे इस तरह से घूमती जाती है, देखो यहीं घूम रही है, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ भी रही है। तो इस तरह के मोशन को हम रोटेशनल मोशन कहते हैं, और रोटेशनल मोशन करने के लिए वो अपने एक्सिस पे घूमती रहती है। तो जब वो अपने एक्सिस पे घूमती रहती है तो एक्सिस पे अपने एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, अपने एक्सटर्नल फोर्स की वजह से सेंटर पर ये हमारा जो है एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, और इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह पे सेंटर पे क्या है, एक इनर्शिया जनरेट करती है, एक फोर्स टाइप में जनरेट करती है, जिसको बोलते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब पता क्या होता है, वैसे मैं आपको बताऊं, इनर्शिया का मतलब होता है अपोज करना। जैसे कोई आप पढ़ाएं, मैं आपको पढ़ने ना दूं तो मैं आपका अपोज कर रहा हूं, या मैं आपको पढ़ाऊं आपको कोई पढ़ने ना दे तो मेरा कोई अपोज कर रहा है। तो ऐसे ही जब अर्थ घूमती है तो तुम्हें पता है, घूमने के लिए जब रोटेशन करते हैं तो बाहर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, अपनी एक्सिस के अलोंग इस तरह से फोर्स लगता है, लगता ही नहीं लगता, बिल्कुल लगता है, आप तो बहुत समझदार बच्चे हैं, लगता है इस तरीके से लगता है। तो इस लगने वाले फोर्स के अपोजिट, इस लगने वाले फोर्स के अपोजिट अर्थ के सेंटर पे एक नया फोर्स जनरेट होता है जिसे बोलते हैं इनर्शिया। यानी कि इनर्शिया भी बेटा एक तरह का फोर्स ही है, इनर्शिया भी क्या है, एक तरह का फोर्स ही है। यानी कि यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया, यहाँ भी मैंने फोर्स लगाया, यहाँ भी मैंने फोर्स, तो ये फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल। ये फोर्स कैसा लग रहा है बेटा, ये फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल। अब इस फोर्स के अकॉर्डिंग सेंटर पे मैं एक अपोजिट फोर्स जनरेट हो जाता है घूमते घूमते, जिसे बोलते हैं इनर्शिया। अब ये इनर्शिया किसकी वजह से हो रहा है, मूवमेंट की वजह से, तो नाम मिल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला हो गया आई इज इक्वल टू मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। यानी कि इनर्शिया आई इज इक्वल टू यहां पे कितना हो जाएगा बेटा, मास इंटू ये क्या हो गया, रेडियस का स्क्वायर। समझ में आ रहा है बेटा स्टूडेंट, रेडियस का स्क्वायर। तो बेटा देखिए इसमें सबसे पहले आई, मास को तो हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब रेडियस कितना है, रेडियस तो मीटर में मेजर होती है, एल का स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो डायमेंशन कितना हो गया, एम एल स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। यानी कि आगे इसके बारे में अपने जब रोटेशनल चैप्टर पढ़ेंगे, 7th नंबर का चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है, उसके अंदर आपको पूरा रोटेशनल के बारे में बताया जाएगा। यानी कि आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर। नंबर 2 पे मैं निकालना चाहता हूं टॉर्क। नंबर 2 पे निकालेंगे टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, सबसे पहले टॉर्क का फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क का फॉर्मूला होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सक्लेरेशन, एंगुलर एक्सक्लेरेशन, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सक्लेरेशन। अब टॉर्क को हम टो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो अभी आप निकाल के लेके आए हो, डायमेंशन कितनी होती है, एम एल स्क्वायर। अब एंगुलर एक्सक्लेरेशन की डायमेंशन कितनी होती है, t-2, ये भी आप निकाल सकते हैं। बहुत से बच्चे अगर अब भी नहीं निकाल पाए तो मैं आपका कुछ नहीं कर सकता। आपको मैंने बता दिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है आपका 0, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। फिर मैंने एंगुलर वेलोसिटी बताई कि एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट तो 0 बट टाइम t, तो t ऊपर चला जाता है तो t-1। तो ये आपका हो गया एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी t-1। उसके बाद डायमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सक्लेरेशन इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी पहले से ही t-1 है, अपॉन में टाइम t, तो नीचे प्लस में ऊपर चला जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा t-1। तो t-1 इंटू t-1 इज इक्वल टू t-2। इसलिए एंगुलर एक्सक्लेरेशन की जो डायमेंशन होती है वो कितना होता है बच्चों, t-2। तो टॉर्क की डायमेंशन आती है ml2 t-2। इसका मतलब वर्क की डायमेंशन टॉर्क की डायमेंशन इक्वल होती है। यानी कि इसके अगर मैं ग्रुप की बात करूं, एक तो हमारे वर्क की डायमेंशन, एक हमारे एनर्जी की डायमेंशन। अब एनर्जी के अंदर बेटा हमारी काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, हीट एनर्जी भी, किसी भी तरह की एनर्जी हो सकती है। उसके साथ में आपको पता चल गया टॉर्क।
उसके बाद में आपको पता चल गया टॉर्क। तो नंबर 1 पे वर्क, नंबर 2 एनर्जी, नंबर 3 टॉर्क। एनर्जी में भी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड हीट एनर्जी, सबकी डायमेंशन क्या आने वाली है, सबकी डायमेंशन सेम आएगी। कितना, ml2t-2, ml2t-2। बेटा क्या स्कूल में इतनी डायमेंशन पढ़ी थी क्या? नहीं पढ़ी, पर लेकिन मैंने आपको ऐसी ऐसी डायमेंशन भी बता दी हैं कि अगर आप एक बार करेंगे और खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो मजा आ जाएगा। आप टीचर को भी बता सकते हैं कि सर ये डायमेंशन ऐसे निकाल सकते हैं हम, इस डायमेंशन को ऐसे। सर कह देंगे कि बेटा मैंने तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया नहीं, तो आप कह दोगे सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना, इनर्शिया एक तरह का लगने वाले फोर्स के अपोजिट होता है, मतलब एक ऐसा फोर्स जो दूसरे फोर्स का अपोज करता है, उसे इनर्शिया बोलते हैं। अगर कोई चीज मूवमेंट में है तो उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो इनर्शिया होता है। ठीक है बेटा, ये ज्यादातर आपको रोटेशनल वाले चैप्टर में भी स्टार्ट मिल जाएगा और उसके अंदर तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है, और साथ में एनएलएम के बारे में भी, इनर्शिया के बारे में बताया जाएगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। ठीक है, तो आपको वर्क, एनर्जी, चाहे एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी या टॉर्क, इन सब की ग्रुपिंग में डायमेंशन देखोगे तो कितना आता है, ml2t-2। बेटा कितना आ जाएगा, ml2t-2। इस तरह की डायमेंशन इसके अंदर आने वाली है। उसके बाद आप थोड़ा सा पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट। क्या पढ़ेंगे, स्पेसिफिक हीट। सर ये क्या क्या पढ़ा रहे हो आप, कहां कहां से ला रहे हैं डायमेंशन, स्पेसिफिक हीट। अब मैं बता दूं 11th क्लास का 13 चैप्टर जिसे बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आपको सारे दिन हीट के बारे में ही बात करनी है। तो सबसे पहले स्पेसिफिक हीट का क्या फॉर्मूला होता है, स्पेसिफिक हीट। तो सबसे पहले स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है हीट एनर्जी, स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू हीट एनर्जी अपॉन मास इंटू टेम्परेचर, अब एनर्जी तो मेरे पास कोई सी भी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी, चाहे पोटेंशियल, चाहे हीट एनर्जी, डायमेंशन कितना आ जाएगा, डायमेंशन आ जाएगा ml2t-2। मास की डायमेंशन कितना होता है, m। टेम्परेचर को चाहे हम केल्विन से रिप्रेजेंट कर दें, चाहे हम उसकी जगह k भी लिख सकते हैं, या मन करे तो आप इस तरह का q भी बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि हीट को हम q से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलो सपोज करो मेरा मन तो q से करने का कर रहा है, तो मैं तो q से करूंगा। तो यानी कि डायमेंशन कितना हो जाएगा, ml2t-2। नीचे मास, यहां पे कितना बचा, q बचा। तो इधर देखिए m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल, m से m के तोते उड़ जाएंगे। तो कितना बचेगा, L2t-2 q-1। यानी कि ये होती है स्पेसिफिक हीट, SH, ना कि सिंपल हार्मोनिक। ये है स्पेसिफिक हीट जिसकी डायमेंशन होती है L2t-2 θ-1। इससे कंपटीशन वाले बच्चे भी अपनी डायमेंशंस तैयार कर सकते हैं। मैं उनके लिए भी सारा स्पेशल लेके आया हूं डायमेंशंस के लिए। कोई आसान डायमेंशन जो स्कूल वाली तो मैंने देखी भी नहीं है, एरिया, प्रेशर, वॉल्यूम। यहां देखिए सीधा एक से एक खतरनाक, यानी कि स्पेसिफिक हीट कितनी हो गई, L2t-2 θ-1 हो गई बात समझ में। अब इसके बाद स्पेसिफिक हीट खत्म हो चुका है, उसके बाद लिखिए थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी, अब थर्मल कैपेसिटी की भी निकालते हैं, और थर्मल कैपेसिटी के बाद आज हम आपकी डायमेंशन को विराम देते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी एप्लीकेशंस को यूज करते हैं। थर्मल कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी, अरे थर्मल कैपेसिटी को टीसी से रिप्रेजेंट करेंगे। थर्मल कैपेसिटी कितना होता है, थर्मल कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट, मास इनटू स्पेसिफिक हीट। कितने अच्छी बात है बेटा, मास इनटू स्पेसिफिक हीट। तो थर्मल कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट। तो यहां मैंने लिखा है थर्मल कैपेसिटी, तो मास के लिए तो हम m लिखेंगे, और स्पेसिफिक हीट आपके आ गया L2t-2 q-1। q जो है वो हीट को रिप्रेजेंट करता है। तो थर्मल कैपेसिटी इज इक्वल टू कितना आ गया, ml2t-2 θ-1। ये होती है बेटा थर्मल कैपेसिटी की डायमेंशन, और आपको इतनी सफिशिएंट है। इससे ज्यादा टफ कहीं अगर दे दे तो मुझसे बात कर लेना आके। इससे ज्यादा टफ आपके एग्जाम में भी नहीं आएगी, और इससे ज्यादा टफ पूछी भी नहीं जाती। ये काफी अच्छी डायमेंशंस होती हैं,
ठीक है ना। यानी कि थर्मल कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू हीट एनर्जी अपॉन मास इनटू टेम्परेचर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आर स्क्वायर, टॉर्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा इनको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। मैं आपको बता दूं जितनी भी ये लास्ट वाली डायमेंशन है ना, ये आपको बिना प्रैक्टिस नहीं हो सकती। आपने एरिया याद कर लोगे, वॉल्यूम याद कर लोगे, प्रेशर याद कर लोगे, कितना करोगे, कितनी करोगे, आप रट लोगे कि क्या होता है स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू क्या होता है कि L2T-1 L2T-2 Q-1 कर लोगे क्या। यानी कि थर्मल कैपेसिटी कर लोगे ML2T-2 Q-1। जब तक फॉर्मूले आपको नहीं पता होंगे आप डायमेंशन को सॉल्व नहीं कर सकते। मैंने उसको करने का तरीका बताया कि डायमेंशंस निकाली कैसे जाती हैं, तो जितनी मोर देन सफिशिएंट डायमेंशन है वो मैंने करा दी। आप उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, नोट्स बनाइए, और साथ में मैं एक ही डायमेंशन का पूरा पीडीएफ लिंक में भी डालूंगा कि ना, क्लास के नीचे आपको लिंक मिलेगी, उसमें सारी डायमेंशन जितनी भी हैं उनका चार्ट भी अवेलेबल होगा, आप उसमें से देख सकते हैं। उसके बाद यहां डायमेंशन की बात खत्म होने के बाद हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। अब सर कहोगे कि एप्लीकेशंस में क्या पढ़ाना है। एप्लीकेशंस में 4 एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा। सबसे पहले आपको मैं देखूंगा कि करेक्टनेस चेक करूंगा। कोई भी फॉर्मूला मुझे दे दिया जाएगा, 2 फॉर्मूले एक साथ दे दिए जाएंगे इक्वल में रख के, और उनको बताइए कि ये जो मैंने रिलेशन दिया है क्या ये रिलेशन सही है, तो उसमें रिलेशन निकालना पड़ेगा। अब रिलेशन अगर मेरा सही आ गया, रिलेशन निकलेगा डायमेंशन से। अगर दोनों साइड की डायमेंशन सही आ जाएंगी, इसका मतलब दिया गया रिलेशन मुझे बिल्कुल सही है। पहला एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन लॉ ऑफ होमोजेनिटी, N1U1 इज इक्वल टू N2U2, मतलब किसी भी यूनिट कन्वर्जन को डायमेंशन की हेल्प से दूसरे यूनिट कन्वर्जन में कन्वर्ट करना, जैसे MKS को CGS में करना। जब मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था MKS से CGS, तो मैंने क्या किया था, उसको डायरेक्टली कर लिया था MKS से CGS में, पर अब की बार मैं MKS को CGS में किसमें करूंगा, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। 2 एप्लीकेशन। तीसरा एक एप्लीकेशन होती है जिसमें हमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दे देगा और उनकी पावर दे देगा ABCD, तो वो जो ABCD पावर हैं उनको पहले मैं निकालूंगा, फिर उन्हें फॉर्मूले में पुट करूंगा। अगर फॉर्मूले में पुट करने के बाद वो डायमेंशन मैच कर गई, वो करेक्ट डायमेंशन शो कर दिया, इसका मतलब वो फॉर्मूला दिया गया फॉर्मूला मेरा सही था। क्या बात सही है। और उसके बाद एक होगा जिसमें हम डायमेंशन रख के वैल्यू पुट करके अपना नया फॉर्मूला तैयार करते हैं। तो मैं 4 एप्लीकेशंस आपको बताऊंगा और एक नेक्स्ट एप्लीकेशन हम अभी सॉल्व करने जा रहे हैं, आप इसको सबसे पहले नोट कीजिएगा। तो बेटा अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस, यानी कि हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस की। यानी कि हमें देखना है कि जो हम डायमेंशंस निकाल रहे हैं, जिनको हम सॉल्व करके ला रहे हैं, उन डायमेंशंस का हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो है बेटा एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस के अंदर 4 टाइप्स की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो 4 टाइप की एप्लीकेशंस के अंदर मैं आपको सबसे पहले बताऊं, इसमें मैं क्या करूंगा, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशंस। तो यानी कि इसका मतलब इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन आ जाती है टू चेक द करेक्टनेस, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशंस, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशंस। यानी कि मुझे इक्वेशंस को क्या करना है, करेक्ट चेक करना है। इक्वेशंस की जगह बेटा क्या हो सकता है, फॉर्मूला भी हो सकता है, कुछ भी दे देगा। ठीक है ना, कोई भी इक्वेशन दे देगा और कोई भी फॉर्मूला दे देगा। हम उसको चेक करना है कि वो फॉर्मूला जो है रिलेशन में बिल्कुल सही है या गलत है। जैसे एग्जांपल बताओ, मैंने बोला कि हमारी जो टोटल एनर्जी होती है, एक बार समझते हैं बेटा एग्जांपल से, हमारी जो टोटल एनर्जी होती है, तो टोटल एनर्जी हमारी कांस्टेंट होती है। टोटल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट। इसका मतलब टोटल एनर्जी हमारे, इसको हम TE से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हमारी नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी प्लस यहाँ पे आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। बात सही है ना। इसका मतलब यानी कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब मैंने क्या हुआ, टोटल एनर्जी को कांस्टेंट मान लिया।
टोटल एनर्जी को कांस्टेंट मतलब मान लिया, तो इसमें क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, इस तरीके से हो जाएगा। अब बेटा इधर ध्यान से समझो, देखो सबसे पहले अब बहुत से बच्चे कह रहे होंगे कि सर जब आपने काइनेटिक एनर्जी को या पोटेंशियल एनर्जी को उधर लेके गया होगा तो ये माइनस में होगा, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस में पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा ध्यान रख लेना, एनर्जी कभी भी माइनस में नहीं होती है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, नेग्लिजिबल कर देंगे, यानी कि इसको छोड़ देंगे, नेग्लिजिबल करके हम इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। अब ये वाला रिलेशन मेरे पास निकल के आ गया कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो ये मुझे आपको डायमेंशन के हेल्प से, इन दोनों को डायमेंशन के हेल्प से प्रूव करना है कि क्या ये दोनों रिलेशन बिल्कुल सही हैं या गलत हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए अगर मेरे काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन और पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन इक्वल आ जाएगी तो हम मान लेंगे कि ये दोनों का जो रिलेशन है वो बिल्कुल सही है। आपको करके दिखाएं, तो आपने रिलेशन देख लिया, तो आपको फॉर्मूला तो सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि काइनेटिक एनर्जी कितना होता है। काइनेटिक एनर्जी बेटा होता है हाफ mv², कल ही आपको बताया था। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है स्टूडेंट, mgh। दोनों को वैल्यू पुट करने के बाद देखता हूँ यहाँ पे हाफ mv² इज इक्वल टू mgh। अब मैं क्या करूँगा, दोनों की डायमेंशन रखने की कोशिश करूँगा। तो दोनों की डायमेंशन रखने से अगर डायमेंशन दोनों तरफ की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल आ जाएगी, इसका मतलब फॉर्मूला बिल्कुल सही है। तो देखो 1/2 तो बेटा कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट है, तो इसको तो मुझे क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। सिर्फ क्या बचेगा, mv² इज इक्वल टू mgh। शाबाश। m जो है मास है बेटा, तो m मास की डायमेंशन m, v क्या है, वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी कि वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT-1 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही बात। mgh में देखेंगे, mgh में मास की डायमेंशन m, ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन यानी कि LT-2 हो जाएगा बेटा, यही होता है। और h की डायमेंशन कितना हो जाएगा, h की डायमेंशन यानी कि हाइट, अब भी लेंथ है। तो दोनों का प्रूव करके देखते हैं। यहाँ पे देखा मेरे पास आ गया m आ गया, यहाँ पे L² T-2, तो यानी कि ML2 T-2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे ML2 T-2, यानी कि दोनों तरफ की डायमेंशन कैसी आ गई, दोनों तरफ की डायमेंशन यानी कि काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन ML2 T-2, यहाँ भी देखो ML2 T-2। इसका मतलब क्या आ चुका है मेरा, LHS इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, RHS। यानी कि ये जो रिलेशन है वो रिलेशन मेरा बिल्कुल सही है। यानी कि ये जो गिवन हमारा रिलेशन है कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो कांस्टेंट होती है, वो रिलेशन बिल्कुल सही है। तो पहली एप्लीकेशंस को हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको समझ आया, इसको सबसे पहले आप नोट कीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की सीरीज। तो आइए बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना चाहते हैं। सबसे पहले क्या है यहाँ पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, चेक द करेक्ट रिलेशन v² माइनस u² प्लस 2as, वेयर u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड v इज़ द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस s यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। यानी कि आपको अगर 9th क्लास की थोड़ी बहुत याद होगी और कुछ बच्चे जो हैं अपने एकेडमिक स्कूल के अंदर देख चुके होंगे, चैप्टर पढ़ा दिया गया होगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर आपको एक इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन पढ़ाई होगी, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर एक आपको थर्ड इक्वेशन दी होगी, थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन की बात करूँगा तो थर्ड इक्वेशन में होता है क्या, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। अब ये इससे रिलेशन बनाया जाता है, इस रिलेशन को मैं यहाँ लेकर के आता हूँ कि देखो v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। अब ये रिलेशन है, इस रिलेशन को अकॉर्डिंग टू डायमेंशन
इस रिलेशन को अकॉर्डिंग टू डायमेंशन, डायमेंशन के अकॉर्डिंग मुझे बताना है कि वो रिलेशन जो है कि ये बिल्कुल सही है या गलत है। तो आप क्या करोगे, ये मोशन की इक्वेशन है जो आपको दी है v स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 2as, ठीक है। तो अब इसके अंदर आप क्या करोगे, डायमेंशन को रखना शुरू करोगे। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। देखिए वेयर u इज़ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड v इज़ द फाइनल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी चाहे फाइनल हो या इनिशियल हो, डायमेंशन तो सबकी सेम आएगी। तो वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1 का होल स्क्वायर माइनस LT-1 का होल स्क्वायर, इनका होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 2। अब एक्सक्लेरेशन की 2 तो कांस्टेंट होता है, एक्सक्लेरेशन की डायमेंशन होती है LT-2 और यहाँ पे डिस्टेंस जो है, जो क्या है, ट्रेवलिंग डिस्टेंस s। अब डिस्टेंस तो मीटर में मेज़र किया जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे L लिखा है। अगर मैं इनको ओपन करता हूँ तो देखा मैंने L2T-2, बिल्कुल सही बात है, माइनस यहाँ पे L2T-2, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे आपका देखो 2 तो बेटा कांस्टेंट है, 2 तो आप कांस्टेंट है, तो इसको तो आप छोड़ दीजिए। 2 तो आपका बिल्कुल कांस्टेंट है, तो वो आपको छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे L इंटू L यानी कि L स्क्वायर T-2। तो आप देखिए सबसे पहले यहाँ पे ईच कंपोनेंट की जो डायमेंशन है वो सेम आ रही है। v स्क्वायर की डायमेंशन L2T-2, u स्क्वायर की डायमेंशन L2T-2 और as की डायमेंशन भी कितना आती है, L2-2। मतलब ईच कंपोनेंट की डायमेंशन क्या है, बिल्कुल सेम। द डायमेंशन ऑफ ईच कंपोनेंट, द डायमेंशन ऑफ each component, the dimension of each component is always equal। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर जो ईच कंपोनेंट की डायमेंशन कैसी आ रही है, इक्वल आ रही है। इसका मतलब अब माइनस में पावर तो बिल्कुल सेम होती है, क्योंकि माइनस करने से प्लस करने से पावर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। L2 T-2, तो इनको माइनस भी करेंगे तो फाइनली रिलेशन क्या आने वाला है, L2T-2। क्या बात समझ में आएगी। और as की डायमेंशन कितना आ रही है, L2T-2। मतलब मेरी LHS और RHS के दोनों तरफ की डायमेंशन क्या है, बिल्कुल सेम है बेटा। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो इक्वल है डायमेंशन किसके है, राइट हैंड साइड के। इसका मतलब मुझे जितना डायमेंशन मेरा लेफ्ट हैंड साइड का है उतना ही डायमेंशन मेरा राइट हैंड साइड का है। तो यहाँ से मैं प्रूव, इसका मतलब जब डायमेंशन सेम है तो मुझे हैंस प्रूव हो चुका है कि इट्स रिलेशन विल बी करेक्ट। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं हैंस प्रूव्ड दिस रिलेशन विल बी करेक्ट, दिस रिलेशन विल बी करेक्ट, दिस रिलेशन विल बी करेक्ट। ये रिलेशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको एप्लीकेशंस के समझने में आने लगे होंगे कि मैं फर्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन को स्टार्ट कर चुका हूँ, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, क्या इनको फॉर्मूले जो हैं उनको करेक्टनेस लेके आ रहा हूँ। और वो किसकी वजह से लेके आ रहा हूँ बेटा, डायमेंशन की वजह से। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। यहाँ तक हम इस क्लास के अंदर करेंगे। डायमेंशन के चार्ट की PDF आपको कुछ ही टाइम में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डल जाएगा। और हम इससे आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन को कंटिन्यू करते हुए। ठीक है बेटा, आज आप इतना ही कीजिएगा। थैंक यू।